दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बहुत खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम लोगों के सामने उपस्थित होने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। जी हाँ, पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे दिल्ली में, मगर फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और फुल टाइम के लिए फॉरएवर बिजनेस में आ गए। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारे एसबी वत्स जी हैं। जी हाँ, ये फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में सफायर मैनेजर है। जी हाँ, और एक सक्सेसफुल लीडर है। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करने जा रहा हूं एसबी वत्स जी को। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है एसबी वत्स जी का। स्वागत है सर। कैसे हैं आप सूर्या जी? बहुत बढ़िया सर। हमारे आप बहुत सभी देखने वालों को, दर्शकों को, पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, मेरा दिल से बहुत प्यार भरा सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ज्वाइन मी एंड मिस्टर सूर्या। थैंक यू सो मच सूर्या जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और बहुत लकी फील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं और हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू तो सो सर, मच। थैंक यू। हाँ जी, तो सर मेरे को विश्वास है पूरा का पूरा आज के सेशन को देखने के बाद हमारे सभी दर्शक कहेंगे कि आज मजा आ गया। जी हाँ, मजा आ गया। तो सर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड और आपका जो फॉरएवर से पहले की जो स्थिति थी उसके विषय में आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दें। सबसे पहले सूर्या जी मैं थैंक यू करूंगा आपको, क्योंकि आप वाकई सूरज हैं और हम तो आपके सामने एक छोटा सा दिया है, छोटा सा दीपक है। अरे सर नहीं, ऐसा नहीं सर, आप आपके आने से पहले एफएलपी कुछ और थी हम्म, और हम लोग, अगर आपका बिजनेस देखें, आपके अचीवमेंट देखें, तो हम लोग जस्ट स्ट्रगलिंग फेज में थे और आपने आके जो डायरेक्शन दिखाई, और आपसे प्यारा आदमी मैंने नहीं देखा दुनिया में कोई। अरे आप इतना सर ये प्यार आपकी बांटते फिटनेस। हैं, इतना सम्मान देते हैं लोगों को। आई वॉज सो इम्प्रेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और मैं उन्हीं लोगों की इज्जत करता हूँ जो लोग इज्जत के लायक होते हैं। अदरवाइज मैं किसी रुतबे और रैंक से परवाह नहीं करता किसी से। यकीन मानिए कि आपके साथ मेरी कई मुलाकात हो चुकी हैं, ये भी एक उनमें से एक बड़ी मुलाकात है। सूर्या जी, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ आपके साथ आज इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। और अगेन मैं आपके सभी दर्शकों को, जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं भी एक आम आदमी था और एक आम परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं, तब भी थे, अभी भी हैं। ओरिजिनली हरियाणा का रहने वाला हूँ मैं, और गांव में आज भी हमारे पास जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है और अच्छे जमींदार हैं हम लोग, काफी जमीन है। और वहां पे मैंने बचपन में वो सब कुछ काम कर रखा जो एक जमींदार का बच्चा करता है, गेहूं काटना, बाजरा काटना, ज्वार काटना। और उसी के इन बिटवीन मेरी पढ़ाई होती चली गई। जैसे मैं थर्ड ईयर में था तो उस टाइम पे जॉब का ऑप्शन मुझे मिला और मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। मैं बिल्कुल भर्ती होना नहीं चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, 25 साल मैंने जॉब किया, मैंने वीआरएस लिया और मैं 25 साल में 25 दिन भी पुलिस में खुश नहीं रहा। ऐसा क्यों? वहाँ का बिहेवियर, वहाँ की लैंग्वेज, वर्किंग मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक भी पुलिस वाला दोस्त नहीं है। क्या बात है, ओह माय गॉड। क्योंकि मैं बहुत इज्जत से बात करने वाला, सम्मान से बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और वहाँ पे की लैंग्वेज आपको पसंद नहीं आएगी, वहाँ के लोगों की सोच आपको पसंद नहीं आएगी, वहाँ का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आएगा, वो मुझे पसंद नहीं था। तो इसके लिए मैं कई बार छटपटाता रहा मैं। और उसके कुछ दिन बाद ही मैंने बिजनेस करना शुरू किया, इंश्योरेंस का काम किया। मैंने कसम खाई थी कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, क्योंकि जिस पैसे पे मेरा हक नहीं है वो मैं नहीं लूंगा। जिस पैसे की वजह से मेरे बच्चों को सर झुकाना पड़े वो मैं काम कभी नहीं करूंगा। मैंने नहीं ली और बहुत बार मेरे को बड़ी अच्छी पोस्टिंग मिली, बावजूद उसके मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। और उसके पीछे वजह यही थी कि मैं अपने बच्चों का सर झुके या मेरे को किसी के सामने झुक के चलना पड़े, वो मैं नहीं चाहता।
और 25 साल की पुलिस की नौकरी करने के बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं किसी प्रकार का। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नॉर्मली पुलिस वाले अलग तरह के होते हैं, दूसरों के यहाँ पे जाके बैठ के वो दावत पाड़ते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने आज तक शराब नहीं पी, कभी मैं नॉन वेज शराब कुछ भी कोई मैंने गलत काम नहीं किया। एक्सीलेंट तो मैं एक्सीलेंट, मिसफिट था पुलिस में, आप कह सकते हैं। वेरी नाइस। और मैंने बड़ी अच्छी पोस्टिंग काटी। मैं ट्रैफिक में रहा, मैं पीएम हाउस में श्रीमती इंदिरा गांधी के पीएसओ के रूप में भी रहा मैं, और क्राइम ब्रांच की मैक्सिमम पोस्टिंग रही। मैं एंटी करप्शन ब्रांच में रहा, विजिलेंस में रहा, एफआरआरओ में मैं एयरपोर्ट पे मैंने ड्यूटी दी, और बहुत सारी पोस्टिंग काटी। मैं 25 साल की नौकरी करने के बाद रैंक आप पहले ही बता चुके हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों ने सुना भी है। एक अच्छी रैंक से मैंने वीआरएस लिया। मैंने फिर भी अपने मुंह से बोलेंगे अच्छा रहेगा सर। मैं एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ के बतौर मैंने पेंशन ली। 41,500 रुपये आज मेरी पेंशन है, क्योंकि मैंने जल्दी पेंशन ले लिया था, तो आज भी मैं पेंशन ले रहा हूँ। इससे पहले भी कई बार काम करने की कोशिश की। मैंने इंश्योरेंस का काम किया पार्ट टाइम, लेकिन मैं फेल हो गया है। ये समझिए कि 5 साल करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसमें जो इनकम आ रही थी वो इनकम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाई, उससे मेरा काम नहीं चल सकता था। फिर मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, और ट्रांसपोर्ट में अपना जीपीएफ निकाल के सब कुछ अपना लगा दिया। फिर मैं काफी लॉस में चला गया, और उसकी वजह से ये समझिए कि मेरी मिसेज भी बीमार हो गई, घर में टेंशन हो गई। और उस एक दिन ऐसा आया था कि मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा उस दिन को, कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, बल्कि लोगों के 20-22 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज थे, और मुझे शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ा। दिल्ली छोड़ के मुझे रोहतक शिफ्ट होना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ सर? मुझे अनुभव नहीं था ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल भी। अच्छा। और दिल्ली खेतरी मेरी बसें चलने लगी, मैंने परमिट लिया। फिर कुछ दिन के बाद वो बसें मेरी विड्रॉ होगी वहां से, क्योंकि वहां से एसटीसी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन ने काउंटर साइन नहीं किया, और एक एग्रीमेंट था राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, वो नहीं हुआ। अच्छा। हम लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे लिया, गाड़ियां 1 महीना चला पाए। उसके बाद अल्टीमेटली हमारे को निकालनी पड़ी बसें, और फिर हमारे को डग्गा मारी। नेपाल बॉर्डर पे मेरी बसें जाती थी, बिहार मेरी बसें जाती थी, इधर ऋषिकेश, इधर आपका जम्मू कटरा भी मैंने चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। कई बार मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। एक बार नेपाल बॉर्डर गई तो वहाँ इंजन सीज कर दिया, ड्राइवर सो गया शराब पी के, और उसने हेल्पर को गाड़ी दे दी, और वहां से गाड़ी क्रेन से लेके आए हम, पूरा वहां से उसको खींच के लाए। कहने का मतलब ये है कि मुझे वहां पे बजाय कमाने के मुझे काफी नुकसान हुआ, और वो नुकसान कभी पूरा नहीं कर पाया। मैं लास्ट मुझे टोटल मैंने वहां से वाइंड अप करना पड़ा, और वाइंड अप किया तो मैं काफी लॉस में था। मेरे पास मैंने अपने फादर को कहा ही मैंने कि कुछ जमीन बेच देते हैं और इस नुकसान को पूरा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, गांव में इज्जत है, अगर हम ये जमीन बेचेंगे तो गांव के लोग बड़ा एडवर्स फील करेंगे और अच्छा नहीं लगेगा। जब आप बुरे वक्त में होते हो ना सूर्या जी, कोई नहीं होता आपके साथ, और आपको अकेले उससे बाहर निकलना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरे साथ केवल 3 ही लोग थे, मेरी बीवी और 2 मेरे बच्चे। इवन मेरा फैमिली भी मेरे पास साथ नहीं था उस टाइम पे, रिलेटिव की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर मेरे को एफएलपी मिली। मेरे एक दोस्त जो स्टिल अभी जॉब में है, मिस्टर आरबी लाकड़ा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ये कंपनी बताई। उनकी एक सोच थी मेरे प्रति, भैया क्या करूं आपके लिए कि आपका सारा कर्ज उतर जाए और आप टेंशन से बाहर आ जाओ। ऐसी सोच थी। कर नहीं पाए वो बेचारे कुछ भी, लेकिन सोच तो थी कम से कम। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर उन्होंने ये कंपनी बताई। शुरू में तो प्रोडक्ट यूज किए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें अच्छा बिजनेस है, और वो मैंने देखा भी। मैं ग्रेट सैल्यूट टू माय सीनियर्स, मिस्टर प्रेम राजन, सुनील गुप्ता, मेजर भटनागर। उस टाइम पे वो जब मैं जुड़ा था 2002 दिसंबर में मेरा फाइन सिग्नेचर है, 2003 में मैंने काम स्टार्ट किया। उस टाइम उनकी लाखों रुपए की मंथली इनकम थी, और उस टाइम लाखों रुपए के मायने थे। वो इनकम मुझे चाहिए थी। मैंने कहा कि इसमें अगर वाकई ये सच्चाई है तो, लेकिन मुझे इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानना होगा। उससे मैं क्राइम ब्रांच में था, इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था क्राइम ब्रांच की, और वहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस रजिस्टर होते हैं। आपको मैं बताऊं सूर्या जी। हाँ, और उस टाइम पे हम लोगों ने वहां पे करीब ये समझिए कि 294 कंपनियों को बंद करवाया था। क्या बात है, वेरी नाइस। 294 कंपनीज को, कुछ एमपी में, कुछ इधर, कुछ उधर, जो मनी मेकिंग कंपनियां थी, लोगों को लूट रही थी, ऐसी कंपनियों को आए दिन केस रजिस्टर होते थे और हम बंद करवाते थे। और फिर मैं किसी ऐसी नेटवर्किंग कंपनी का पार्ट बनूंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
क्या बात है, क्या जब बात लास्ट में 2007 में वीआरएस लिया मैंने, तो मेरे बॉस मुझे कहने लगे क्या कर रहे हो आप? है। कल को बच्चे जब बड़े होंगे, शादी के लायक होंगे तो क्या जवाब दोगे? मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जो लोग इसके बारे में अगेंस्ट सोचेंगे मैं उनको बुलाऊंगा ही नहीं शादी में। हम्म, ये तो एक अच्छा तरीका है ना। जो नेटवर्किंग के बारे में एडवर्स बोलेंगे उनको हम इनवाइट ही नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट? और उसके बाद मैंने कंपनी ज्वाइन की, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत लगा और एक्सीलेंट, आज आपके सामने हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जो आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने जब आए, तो फुल टाइम आए या पार्ट टाइम आए पहले आप? मैं पार्ट टाइम आया। पार्ट टाइम। अच्छा, ये बताइए, आपने जो पार्ट टाइम जो आए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इसके पीछे और भी कोई मुख्य कारण था क्या? दो बातें थी। पहला हाँ। ये था कि अगर मैं किसी स्टेबल इनकम पे नहीं पहुंच जाऊं जब तक मुझे जॉब छोड़ना समझदारी नहीं है। हम्म। दूसरा मेरे ऊपर कुछ देनदारी थी, मैं पहले एक बार वो उतार लूं, हम्म, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। देखिए किसी भी काम को, मेरी एक आदत है, मैं 5 साल करके देखता हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने इंश्योरेंस 5 साल किया, मैंने ट्रांसपोर्ट का काम 5 साल किया और 5 साल एफएलपी को भी देखा मैंने। क्या बात है, एक्सीलेंट। क्योंकि अगर अप डाउन सोने होते हैं वो आपको पूरे पता लग जाता है। आप आए तुरंत अपना जॉब छोड़ के काम करने लगे, कल को कोई प्रॉब्लम आती तो फिर आपको बिल्कुल रिस्क पे चले जाएंगे ना। यहाँ आपके आंसर में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां थी भारत में, कई कंपनियां चल रही थी, फिर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही क्यों चुना? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है आपका ये। यकीन मानिए कि आज के टाइम पे 55,000 कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड है, कुछ रीजनल है, कुछ नेशनल है। 0.001% भी ऐसी कंपनी नहीं है जो रिलायबल हो। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जब आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं। सबसे पहले उस कंपनी का प्रोफाइल देखा जाता है, उसके बाद आप उस कंपनी का ऑनरशिप मैनेजमेंट देखते हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स देखते हैं और फिर आप उसका प्लान देखते हैं। तो कंपनी का जब मैंने प्रोफाइल देखा, तो आज भी आपको मैं बताना चाहूंगा दुनिया में इस प्रोफाइल के बराबर दूसरी कोई कंपनी नहीं है। क्या बात है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, कोई भी एक्सीलेंट। कंपनी नहीं है। और आपको एक और बता दूं सूर्या जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड हो रही है बात और पूरे इंडिया में जाएंगी ये बातें। अगले 100 साल में कोई कंपनी हो भी नहीं सकती। फॉरएवर के सामने जी, आप दावे के साथ कह सकते हैं? मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। वेरी गुड। मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं हर I appreciate एंगल you. से सोच समझ के ये आपको आंसर दे रहा हूं, हर एंगल से। क्योंकि मैं आपकी इस जवाब के लिए मैं आपको रियली कहता हूं। नहीं, आप लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती कंपनी को चुनाव करने में ही करते हैं लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो गलती मैं कभी नहीं करना चाहता था। मैं एक ऐसा चुनाव करना चाह रहा था जिसमें मुझे कभी पश्चाताप ना करना पड़े। जब आप किसी कंपनी में आते हैं ना सूर्या जी, वहां पे खाली आप कंपनी ज्वाइन नहीं करते, वहां आप अपने सपने ज्वाइन करते हैं, अपनी पूरी इमेज ज्वाइन करते हैं, जो आपकी समाज में इमेज है। आप अपने बच्चों के भी ड्रीम्स उसके साथ ज्वाइन करते हैं, आप अपना कीमती समय वहां पे लगाते हैं, आप अपना भरोसा वहां पे ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके साथ आप आते हैं। अगर आप वहां पे धोखा खा जाते हैं, अक्सर मैं देखता हूं लोग आए दिन कंपनियां बदलते रहते हैं, मैं वो नहीं बनना चाहता था। वेरी नाइस आंसर सर, वेरी नाइस। आपका आंसर मेरे आंसर से बिल्कुल मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात थी मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरी नजरों में बहुत मायने रखती है। अगर आपकी मैनेजमेंट स्टेबल है, बिल्कुल। उस कंपनी को बनाने वाला पर्सन विजनरी है, हाँ, एथिकल है, बहुत और बढ़िया। उसकी सोच क्या है, कोई भी कंपनी, व्यापार, संस्था, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो उसके हेड के ऊपर डिपेंड करता है उस व्यक्ति की सोच कैसी है। क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। मैं अक्सर कहता हूं अपनी मीटिंग्स में सूर्या जी, हाँ, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा। हाँ मैं जी, मूर्ति पूजा करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, हर आदमी मानता है। कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई शंकर को, राम को मानता है। हर इंसान अपने अपने इष्ट देव को और देवताओं को मानता है। राइट राइट। मैंने कभी देखा नहीं उनको, बस मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक भगवान ऐसे भी हैं जो जिंदा है, और जिसने मेरे, आप जैसे और अनेकों जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जिंदगी दी है, वो मिस्टर एक्स है।
बिल्कुल सही सर, कमाल कर दिया। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर आपको। राइट ना? मैं भी अपनी टीम से हमेशा एक बात कहता हूँ, जी। रेक्स सर जो है ना वो एक देवदूत हैं। आपके पास दो बहुत बड़े हथियार हैं, एक रैक्स और दूसरा एलोवेरा, जो हाँ दुनिया जी, में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल ना? बिल्कुल। हाँ और जी, तीसरा था इसके प्रोडक्ट, बहुत जो बढ़िया। अल्टीमेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। हाँ, एक एक प्रोडक्ट के पीछे डीप रिसर्च है, बिल्कुल सही। यूनिकनेस है, एक्सीलेंट। एडवांस रिसर्च है, और वो वंडर। किसी को भी दे दीजिए, हाँ हाँ, वहां पे आपके हेल्थ को बेहतर करते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। उनके बारे में तो आप जितना कहें उतना कम है। आज के टाइम पे मेरी आपकी हर इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी है हेल्थ, बेटर हेल्थ, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। राइट? हम उन प्रोडक्ट को एक बार यूज तो करें तो पता लगेगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं एफएलपी, लेकिन प्रोडक्ट हमारे यूज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी देख चुका हूँ ऐसे बहुत से लोग जो फॉरएवर छोड़ के जा चुके हैं, मगर प्रोडक्ट हमारे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं आज के। और तीसरा आपका मार्केटिंग प्लान है, बिल्कुल जो आज जुड़े हुए व्यक्ति भी कल के 20 साल पुराने लोगों को पीछे छोड़ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट? बिल्कुल सही। एक काम को करके आपको सब कुछ मिल जाता है जो बिल्कुल। आपको चाहिए। अलग से कुछ एक्सीलेंट। भी सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं खुद एक्सीलेंट। एंजॉय कर रहा हूँ। 1.5 साल मैंने एफएलपी करके मैं प्रॉफिट शेयर क्वालिफाई था, जस्ट 1.5 ईयर में। देखिए, बहुत मैं बढ़िया। आपके साथ तो कंपेयर नहीं कर अरे सकता। सर नहीं नहीं नहीं। मैं किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। और हाँ, आज मैं इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान की 11 की 11 बेनिफिट्स, इनकम, जितने भी इंसेंटिव्स हैं सारे के सारे एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत और बढ़िया। बहुत टाइम से 2008 ऑनवर्ड में इंटरनेशनल रैली ग्लोबल रैली क्वालिफायर हूँ, एंजॉय करता हूँ। प्रॉफिट शेयर 5 बार ले चुका हूँ। वो बहुत सारी चीजें मैं ले चुका हूँ जो हर आदमी सोचता है। तो कि ये मार्केटिंग प्लान की पावर थी, मेरी पावर नहीं थी। तो दैट इज व्हाई आई चूज एफएलपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने सही कहा सर। जो फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, इसका मुकाबला कोई कंपनी नहीं कर सकती। वेरी फर्स्ट डे मुझे इस कंपनी में, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे एक कंपनी में इतना भरोसा था कि कभी भी मैं डगमग नहीं हुआ। और आप देखिए, मैं आपके सामने जॉब छोड़ के बैठा हूं और मैं आज बहुत खुश हूं। मैं एक बिल्कुल। छोटा सा चीज बीच में और कहना चाहूंगा। लास्ट मंथ मेरे एक टीम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एफबीओ हैं, भोपाल से, मात्र 47 सीसी करके 1,91,000 का चेक है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। 47 सीसी पे 1,91,000 का चेक है उनका। दुनिया की कौन सी कंपनी है भैया? सही बात है, सही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइट ना? यहाँ पर ये भी तो है सर, एक चेयरमैन बोनस, एक इंसान एक चेयरमैन बोनस यदि सही सा ले ले, 50 साल 60 साल जितना इंसान जमा नहीं कर सकता है, वो एक चेक में पा सकता है, सिंगल चेक। 2005 में जिस टाइम मैंने रोल्फ किप का चेक देखा था, उस टाइम 5 करोड़ का चेक था 2005 में। हाँ जी। इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। राइट राइट मैंने राइट। कहा अगर इनका आ सकता तो मेरा भी आएगा एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, राइट जरूर ना? जरूर। हम भी सोचते हैं एक दिन सूर्य सिन्हा जैसा प्रॉफिट शेयर हम भी लेंगे। अरे सर, मुझसे बड़ा लेंगे सर। आप में वो योग्यता है, आप में वो प्रतिभा है, और आप सर एक सुलझे हुए इंसान आप है, आप जैसा बहुत आगे जाएंगे। मोटिवेशन, आप जैसा जोश भी तो होना चाहिए ना। अरे सर, आप में है सर। मतलब आप प्रेरणा है सर, आप सीनियर हैं, है ना। एक प्लानिंग होती है, हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा त्याग होता है। जो आपने किया है वो वाकई से एग्जाम्पल। कि मैंने मान लिया कंपनी अच्छी है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छा है, कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, मगर सर मार्केट में एक बात सुनने को आती है कि प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। बहुत बार मैं भी लाखों बार सुन चुका हूँ ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग प्रोडक्ट महंगे बताते हैं ना सूर्य जी, हम्म, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। हम्म, तो जिन प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं ना, हम्म। वो एक पीतल को सोने के साथ कंपेयर करते हैं। राइट राइट राइट, जब बिल्कुल। आप उसके इंग्रेडिएंट्स, सर्टिफिकेशंस, अप्रूवल, उसकी क्वालिटी, एक, देखिए 20 ml 100 ml एलोवेरा और फिर आप एक 1,000 ml एलोवेरा, दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक पूरे पौधे को उखाड़ के मार्केट में बेचा जाता है, एक मात्र उसके बेस्ट पार्ट को यूज किया जाता है।
तो जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा ना, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वालिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी ग्रोइंग, तो फिर आप कंपेयर करना भूल जाएंगे। और राइट। मैं आपको बता दूं सूर्या जी, मुझे कभी ये प्रोडक्ट महंगे नहीं लगे। बहुत बढ़िया सर। जो भी यूजर होता है उसे महंगे नहीं लगते हैं, ये बात मानने वाली बात। मैं एक आदमी को 90,000 का कैश प्रोडक्ट बेचा है। कैन यू बिलीव? मान 90,000 सकते का वन गो में एक जगह बैठा के मैंने कैश बेचा है। हैं। मेरी रिटेलिंग 2-2.5 लाख रुपए महीने की रहती। मैं जिसको भी देता हूँ प्रोडक्ट, 25-30 हजार से नीचे प्रोडक्ट नहीं देता मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बैठेंगे, मेरे से बात करेंगे, तो लोग एक्चुअली क्या है ना कि प्रोडक्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में ही उनको आगे किसी को रिकमेंड करते हैं ना। प्रोडक्ट आपकी बैकबोन है। अगर प्रोडक्ट के बारे में अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखते हैं ना, हाँ बोलिए, सामने वाला महंगा बोलेगा तो आपको बताइए ना, आप लॉजिकली बताइए कि कैसे आपके प्रोडक्ट महंगे नहीं है। सामने वाला संतुष्ट हो जाएगा, आप एक पल भर में लेगा वो। एक राइट। छोटी सी पेस्ट को ले लो आप, वो मैं कहता हूँ फ्री में मिल जाती है होटल में। वो आपके दांतों को सेंसिटिविटी ही बढ़ाएगी। और एक अपनी पेस्ट जो 725 रुपए की है, वो आपके दांतों को बहुत सारी तरीके से ठीक करेगी, उनको बेहतर करेगी। जो पर्पज है उस पे वो सर्व करती है, और दूसरी पर्पज को सर्व नहीं करती, बल्कि आपको धोखा देती है। मेरे को एक बड़ी गजब की बात कही थी। मेरे एक डीसीपी होते थे, यूएनबी राव। बेटा, अगर एक पीएन भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर करता है तो वो इज्जत के लायक है। बहुत बढ़िया सर। प्रधानमंत्री भी अगर ड्यूटी से चोरी करता है तो वो इज्जत के लायक नहीं है। बहुत बढ़िया। तो यही फैक्ट है, अगर आपके प्रोडक्ट जिस पर्पज के लिए दिए जाते हैं, अगर वो वहां पे काम करते हैं, तो उनकी कीमत आकी नहीं जा सकती, कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। अगर वो जिस पर्पज के लिए दिए जाते हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो वो वाकई फिर महंगे। तो आपकी क्वालिटी द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं। और एक बात मैं और कहता हूं, जब भी ये महंगे होते हैं ना, मैं कहता हूं डीए की किस्त लगी आपकी। जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपको महंगाई भत्ता लगता है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो आपको महंगाई भत्ता लगता है। हमारा महंगाई भत्ता कैसे लगेगा भाई? प्रोडक्ट महंगे होंगे तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। है? परसेंटेज आपको आ रहा है, घर पे आ रहा है। मैंने आज तक कंपनी को कभी कंप्लेंट नहीं किया कि प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा, एक और बता दूं मैं आपको, आप मैनेजमेंट से बात करके देखिएगा, वत्स सर की आज तक कोई इंक्वायरी या कोई कंप्लेंट आई है क्या? पिछले 17 साल कंप्लीट हो गए, मुझे 18वां साल है, ना मैंने आज तक कोई कंपनी से इंक्वायरी की है और ना ही कोई कंप्लेंट की है, क्योंकि मुझे पता है मेरी कंपनी पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक बात बताइए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 25,000 30,000 का प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं, और आप एक एक जगह पे 90,000 तक का प्रोडक्ट आप सेल कर लेते हैं। अभी आपने बताया, कैसे कर लेते हैं? प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज, सिंपल प्रोडक्ट नॉलेज। आप उन लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप मेरी 2 क्लास करा दीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट ना बेचने लगे तो सब मेरे को बता दीजिए। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है उनको, प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं। अक्सर एफएलपी में मैक्सिमम लोग फेल इसी वजह से होते हैं, उनकी रिटेलिंग नहीं होती, रिटेलिंग नहीं होती, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती उनकी, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है उनको, इसीलिए रिटेलिंग नहीं कर पाते, लोगों को समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते। उन्हें खुद को नहीं मालूम कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, और जब वैल्यू खुद को नहीं मालूम, दूसरों को क्या बताएगा इंसान? लेकिन आपके पास तो सोना है, 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना है आपके पास, जिसमें दोष है ही नहीं कोई भी। राइट ना? तो आप तो बस प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है उन लोगों के अंदर, सिंपली। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहला है प्रोडक्ट का नॉलेज, फिर है यूज करके देखिए, दोनों से कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस से जब किसी के सामने आप बात करेंगे तो सामने वाला कन्विंस हुए बगैर जा ही नहीं सकता आपसे। सर, एक क्वेश्चन और है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं या फॉरएवर में भी आते हैं, जब फॉरएवर में जब उनको स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी परेशानियां, मुसीबतें, चैलेंजेस उनके सामने आती हैं, तो निराश से हो जाते हैं बहुत जने। तो क्या आपके सामने भी परेशानियां, मुसीबतें या चुनौतियां आई, और यदि आई तो उनका सामना आपने कैसे किया? मेरे पास तो औरों से भी ज्यादा आई। कैसे? पहला ये था कि जिस प्रोफेशन से मैं आया था, वहां पे सूर्या जी, मेरे को उन लोगों के पास तक जाना पड़ा है, उन लोगों तक के पास बैठना पड़ा है। शायद ऑफिस में होता तो मैं उनको अंदर ऑफिस में आने की परमिशन भी नहीं देता।
राइट राइट कैसे राइट। कैसे लोगों के साथ आपको काम करना पड़ता है। और उस टाइम पे नेटवर्किंग को जब हम लोग काम कर रहे थे, उस टाइम पे भी बहुत नेगेटिव माहौल था। मैं बिल्कुल एकदम अलग डिपार्टमेंट से आया हूँ, जहाँ पे मुझे आईपीसी का नॉलेज है, सीआरपीसी का नॉलेज है, आर्म्स एक्ट का नॉलेज है, दिल्ली पुलिस एक्ट का नॉलेज है, मुझे ट्रैफिक रूल्स पता है, मुझे वो सारी चीजें पता है, राइट। Excellent. मुझे एक पुलिस वाले से न्यूट्रिशन कोई पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। राइट ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल एकदम अलग फील्ड में था। पहला तो तकलीफ मुझे यही आया कि मेरा फील्ड नहीं था। दूसरा तकलीफ ये आया कि मैं पार्ट टाइमर था। हाँ, मुझे टाइम मैनेज करना था, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है। पुलिस की ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं होता, किस टाइम जाओगे, किस टाइम आप आओगे। राइट राइट। और तीसरा ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड नहीं हूँ। मैं तो आर्ट साइड से डबल एमए हूँ। मैंने साइंस बैकग्राउंड कभी नहीं रहा। मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा डीप नहीं जानता। लेकिन देखिए, हर्डल्स ना आए तो जीने का मजा क्या है। सही बात है, जीवन में चुनौतियां ना हो तो फिर मजा ही क्या। मजा नहीं आता। हर्डल्स तो आएंगी, हमें हर्डल्स हर स्टेप पे आए। प्रोडक्ट, उस टाइम हमारे पास कोई बिजनेस टेस्टिमोनी नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट टेस्टिमोनी नहीं थी हमारे पास, लिटरेचर भी बहुत ज्यादा नहीं था। थैंक्स टू मिस्टर अमरजीत भी, उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर हमारे को प्रोवाइड किया। आगे चल के बहुत सारी ट्रेनिंग्स बेहतर होती चली गई, और बहुत सारा स्पोर्ट्स मिला हमारे को उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे तो इनिशियल स्टेज पे हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस आए। लोगों के पास लेके जाते थे तो लोग हमारे से पूछते थे, आप डॉक्टर हैं क्या, ये दवाइयां हैं क्या, आप गारंटी करते हैं क्या। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद फिर मैं अपने बैकग्राउंड के तो किसी व्यक्ति को यहाँ पे ला ही नहीं सकता था, क्योंकि एकदम अलग हट के लाइन है वो। राइट राइट। पुलिस वाले को कोई ज्वाइन नहीं करवाया। आपको ये बता दूं, डिपार्टमेंट का मेरा एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, क्या बात है। क्योंकि मुझे पता है वो फ्री के खाने के आदी हैं। समझ गया सर। वो मेहनत मेहनत नहीं करेंगे यहाँ पे, वो मेहनत दूसरी जगह करेंगे। लेकिन मेरा जो टारगेट था ना, जब आपका मुझे घर से बाहर आना था, बड़ा पेन ये था कि मुझे एक बिजनेस खड़ा करना था, जो मुझे अपने बच्चों के लिए वो सारे सपने पूरे कर सके जो उन्होंने देखे हैं। तो वो बहुत बड़ा था। उसके पीछे फिर ये हर्डल्स कोई मायने नहीं रखते। मैं आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा, जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर का दर्द बड़ा है तो बाहर की हवाएं आपको नहीं रोक सकती। हर्डल्स दुनिया के हर काम में आते हैं, आपको घर में बैठे बैठे भी आ जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आराम से घर में बिस्तर में लेटे हुए हैं, तो कुछ दिन बाद आपका बदन दर्द करने लगेगा, बॉडी पेन करने लग जाएगा। ये भी तो हर्डल है, राइट राइट। राइट। तो ये मैटर नहीं किया, कुछ ज्यादा फर्क उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि चाहे कितने भी मजबूत इंसान हो, मैंने जहां तक देखा है, मजबूत से मजबूत इंसान, बहादुर से बहादुर इंसान, जूझने वाला इंसान, वो भी कभी कभी जब परिश्रम करता है, परिश्रम करते करते कुछ परेशानियों के सामने आकर ना वो निराश सा हो जाता है। क्या कभी आप भी फॉरएवर करते करते निराश हुए? हुए, निराशा हुई आपके बहुत ऊपर? बार हुए, अभी भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी भी? एक पौधे को आप लगाते हो, बड़ा होकर फिर वो आपको धोखा देके कहीं चला जाता है, तो क्या करोगे आप? हाँ हाँ हाँ। मायूसी आएगी ना। राइट 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 राइट। आप एक पौधा लगाते हो, सींचते हो उसको, आप सभी चीजों से बचाते हो, बड़ा करते हो, जब वो फल देने का टाइम आता है तो वो वहां से मर जाता है। बस यही तो कमी फाड़ के फेंक दे तो फिर निराशा होती है। यही कमी है मैं नेटवर्किंग में। और नेटवर्किंग में कोई कमी नहीं है। अच्छा। अगर सारे के सारे पौधे जो आपने लगाए वो काम कर रहे होते, हाँ 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 हाँ। तो आज मैं कह नहीं सकता कि मेरी पर मंथ इनकम क्या होती। एक बड़ा सेटबैक है। अच्छा अच्छा। जब आपके ऊपर निराशाएं आई तो उस वक्त आपने कैसा फील किया? उस वक्त अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट किया? वो एक पल के लिए क्रॉस करता है दिमाग से, उसके बाद फिर उठे, आगे दूसरे को ढूंढो। वो मेरी किस्मत थोड़ा ही ले गया, अपनी किस्मत को धोखा दे के गया। राइट राइट। समझे ना मेरी बात को। बिल्कुल सही। अगर कोई आपका बिजनेस छोड़ के जाता है तो किसका नुकसान करता है? आपका तो टेम्परेरी हुआ, अपना परमानेंट कर लिया उसने, अपना परमानेंट कर लिया। राइट राइट। है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीलेंट आपको एक्सीलेंट। हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेटवर्किंग की एक बड़ी अच्छी बात है सूर्या जी, हाँ जी हाँ जी। नेटवर्किंग आपको बहुत पॉजिटिव इंसान बनाती इस बात को मैं भी मानता हूँ सर। है ना। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। सच बताऊं, नेटवर्किंग का चुनाव मैंने इसी वजह से किया। नेटवर्किंग सही मायने में, मैं अपने 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चों को आज भी कहता हूँ तुम्हें जो करना करिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप नेटवर्किंग जरूर करें।
अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूंगा, आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है मेरे को। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने एक लंबा समय बिताया है, आपने करते हुए, फॉरएवर बिजनेस को करते हुए एक लंबा समय बिताया और बहुत से अनुभव मिले आपको। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अक्सर लोग फेलियर क्यों होते हैं? बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, तो हाँ एक हाँ। पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन मुख्य तौर से मैं बताना चाहूंगा। हाँ हाँ। सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज, हम्म, उससे भी पहले एक अच्छी कंपनी का चुनाव। हम्म, इवन मैं ये भी मान लेता हूं किसी ने फॉरएवर को भी चुनाव कर लिया। हम्म, फॉरएवर चुनाव करने के बाद चुनाव करना हम्म, एक डिसीजन मात्र है। हम्म, डिसीजन लेने के बाद आपके पास दिन में 50,000 आइडिया आते हैं। वो एक विचार होते हैं। उन विचारों में से कोई एक विचार पे आप डिसीजन लेते हैं, हम्म, ये अच्छी कंपनी है, मुझे करनी है कह के आपने डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन लेने के बाद फिर उस पे, अपने डिसीजन पे कायम रहना, उस पे विश्वास करना, प्लानिंग करना, एक्शन करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे एफएलपी में 3 बेसिक चीजें हैं: रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। मोटे तौर पे अगर कोई मेरे से पूछे कि आप 3 शब्दों में एफएलपी को बताइए, तो मैं कहूंगा रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। ये 3 बेसिक आपके वो हैं। किसी की रिटेलिंग कमजोर होती है, किसी की स्पॉन्सरिंग कमजोर होती है, कुछों में सीखने की आदत नहीं है और कुछों में सिखाने की आदत नहीं है। फिर लोग, पैसा किसी का लगता नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है। अपलाइन 2 लोग ज्वाइन कराते, लोग सीनियर को सर कहने लग जाते हैं। वो सर में कितनी योग्यता है ये एक अलग मैटर है, वो कैसे गाइड करेगा वो एक अलग मैटर है। आपका कोच भी एक श्री कृष्ण भगवान जैसा होना चाहिए जो आपकी नैया पार लगा दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेटवर्किंग में सबसे पहला सेटबैक ये है कि कोई पैसा नहीं लगता और हर कोई आदमी आ जाता है और हर कोई आदमी यहाँ पे सपने देखने लग जाता है। अकॉर्डिंगली प्लानिंग और एक्शन और नॉलेज जिसकी जितनी होती है वो उतना ही कामयाब होता है, और पेशेंस के साथ काम। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, इवन बड़े बड़े लेवल आने के बाद भी वो छोड़ के चले जाते हैं। इवन दूसरी नेटवर्किंग कंपनियों में, हमारी एफएलपी में तो फिर भी सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है। दूसरी नेटवर्किंग कंपनियों में तो मैंने आज तक किसी को सक्सेस होते देखा नहीं। अगर कोई लाख में 1-2 नाम ले दे तो शायद ठीक है। हाँ, सही कह रहा बस है। इतना भर है। बिल्कुल। यहाँ पे तो सक्सेस रेशो एफएलपी में तो फिर भी बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप देखेंगे द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो आप एफएलपी पाएंगे। वो ऐसे नहीं है, वो हर एक पैरामीटर पे होती है। मैक्सिमम सेटिस्फाइड यूजर, मैक्सिमम सेटिस्फाइड बिजनेस टेस्टिमोनी, और प्रोडक्ट क्वालिटी, एथिक्स, उन सब चीजों पे जब पैरामीटर्स पे आप जाते हैं तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एफएलपी आज से नहीं, बहुत टाइम से है और बहुत टाइम तक रहेगी। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं और आने के बाद कुछ समय काम करने के बाद अपने ही अपलाइन के ऊपर हावी हो जाते हैं, अपलाइन को फॉलो करना बंद कर देते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं। ऐसे नेटवर्कर के बारे में क्या कहेंगे? क्या लंबे समय तक वो सफलता पाएंगे? अब ये अंदर की बातें हैं, मैं क्या बोलूं सूर्या जी। हर इंसान का अपना अपना कैरेक्टर है, जो संस्कार उसमें दिए हैं वही तो वो आके दिखाएगा ना। देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन बावजूद उसके पढ़े लिखे स्मार्ट होना अपनी जगह पे है। अपने अपलाइन जिसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है उसके ऊपर हैवी होना या उसको इग्नोर करना, ये बात तो आपके संस्कारों की है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये बात तो आपसे उदाहरण लेना चाहिए जिसने जिसने सबको। जिसने सिखाया, कैसा जो बता दूं, सिखा रहा है, आप जिसने बहुत सिखाया, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप सर, जब देखिए, नो डाउट अरुण सुराना इज ए गुड पर्सन, लेकिन आप उनका जो सम्मान आज भी दिल में रखते हैं और जो करते हैं ना, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है। सर थैंक यू सर। जी। ये है सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि किसी को सिखा रहे हैं हम,
सिखाने के बावजूद एक टीम को सिखा रहे हैं, फिर भी वो टीम अपने दिमाग को लगाकर, यदि अपलाइन सक्सेसफुल अपलाइन को ना सुनकर अपने दिमाग को चलाकर काम यदि करती है, तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे आप? बेचारा कहूंगा मैं। बेचारा कहेंगे। उसकी किस्मत अभी उसका साथ नहीं दे रही। हाँ, ये सक्सेस जो 50 बच्चे बैठते हैं क्लास में, क्या वहां पे सारे पढ़ के आते हैं? राइट। एक बच्चा पीएन बनता है, एक बच्चा आईएएस निकलता है। बिल्कुल। अब टीचर तो टीचर है, टीचर तो सबको एक ही नजर से देखता है ना, और सबका भला भी चाहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अब सूरज निकलता है तो प्रकाश तो सबको एक जैसा देता ना। कोई अंदर छुप के बैठ जाता है अंधेरे में, कोई सामने आके उसका सूर्य का प्रकाश सामने आके लेता है। अच्छा सर, ये बात बताइए, बहुत से नए लोग भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे शायद, और कुछ नए ऐसे लोग हैं जो आपको सुनेंगे आने वाले समय में। मैं ये जानना चाहूंगा उन नए लोगों के लिए कि वो यदि किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें, तो उस वक्त वो किन बातों को ध्यान में रखें खास तौर से? सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल देखें, बहुत थ्रोली देखें। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैनेजमेंट देखें, उसका मैनेजमेंट कितनी विजनरी है, कि कैसे उसके पास अनुभव है, उसका सोच क्या है, मैनेजमेंट स्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट है जो आपका बेस है। अक्सर कंपनियां कहती हैं कि यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं भी देखता हूँ कि यहाँ कुछ बेचना तो नहीं है। मैं हैरान रह जाता हूँ, ये बिजनेस क्यों करने आया फिर बेचना नहीं है। प्रोडक्ट आपके पास यूनिक ही होने चाहिए अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं। वेरी नाइस। वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होने चाहिए, और वो ऐसे भी होने चाहिए कि कोई भी किसी को भी दे तो वहां से कोई भी कंप्लेंट ना आए। वेरी नाइस। और फिर उससे भी बड़ी बात है, देखिए हम लोग खाली यहाँ पे सेवा के लिए नहीं आते, बल्कि हम लोग पैसा भी कमाने आते हैं। और अगर यहाँ पे आपकी कंपनी पेइंग नहीं है, पे आउट अच्छा नहीं दे रही, तो आप कितने दिन सर्वाइव करेंगे? तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, और हर पैरामीटर पर। उससे भी बड़ी बात, कंपनी एथिकल होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपकी कंपनी आज रिकॉर्ड है 17 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, ये 15 तारीख को पे आउट है तो उसने कभी 16 तारीख नहीं की। बिल्कुल 15 की छुट्टी है, 14 की छुट्टी है, 13 की भी छुट्टी है, तो 12 तारीख को उन्होंने पे आउट किया है। मतलब आप अपना काम करने के बाद भूल जाइए किस दिन चेक आएगा, कौन चेक बनाएगा, कितना आपका बोनस है, कैसे ऐड होगा, वो सारा काम बैठे हैं वहां पे कंट्री मैनेजर निकिता, वो सब अपने आप कर लेते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो आप 100% अपने काम पर फोकस करिए, बस बाकी सब चीजों पे ना राजनीति में पड़िए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए, जस्ट आपका लेजर फोकस होना चाहिए आपका काम बस। और काम भी एथिकल। कंपनी एथिकल है, आप भी एथिकल रहिए। अगर आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म रुकना है ना, तो आपको 100% एथिकल काम करना पड़ेगा। अनएथिकल आप एक बार तो रॉकेट की तरह जाएंगे, वापस फिर भी जाएंगे। बिल्कुल। सर, एक आपका व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। आपने इतने साल इंडस्ट्री में बिताए, फॉलोअर की लाइफ में बिताए, आपने काफी बड़ी सफलताएं पाई, आप आज की तारीख में सफायर मैनेजर की मुकाम पर हैं। तो क्या आप अपने कुछ सफलताओं के बारे में, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में भी दर्शकों को शेयर करेंगे क्या आप? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि मैं कर्ज से बाहर आया और मैं आत्मसम्मान के साथ जी पाया। बहुत बढ़िया। जब आप कर्ज में होते हो ना, तो आप खुद में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जॉब से मैं कभी नहीं कर पाता। मेरे बहुत सारे साथी आप लोगों के बीच में ऐसे बैठे होंगे जो मे भी किसी न किसी वजह से लोन पे होंगे, उन्होंने लोन लिए होंगे, लेकिन आप यहाँ पे कितने भी उसमें क्यों ना है, आप बाहर आ सकते हैं। मैंने 16 मई 2003 में छुट्टी लेके काम करना शुरू किया, और मात्र 6 महीने बाद मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ थी। पहले 10 महीने की इनकम मेरी 7,40,000 रुपए थी। नेक्स्ट ईयर 19 लाख, फिर 23, 27, 35 बढ़ती चली गई। और कार प्लान में 6 बार कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, 3 बार मैंने कार प्लान 3 किया है, 5 बार प्रॉफिट शेयर क्वालिफाई किया है मैंने। वेरी नाइस। और 2008 ऑनवर्ड में ग्लोबल रैली का एक पार्ट हूँ। 2004 ऑनवर्ड मैनेजर रिट्रीट का मैं पार्ट हूँ। सफायर मैनेजर बने भी कई साल हो गए, डायमंड सफायर की तैयारी कर रहा हूँ। अगर इस साल कहना नहीं चाह रहा मैं, अगर ये कोरोना नहीं आता तो शायद कुछ अलग बात होती है, अब देखते हैं। नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट, हाँ, जल्दी
मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी। जरूर जरूर, मैं यहीं से अभी से दुआ कर रहा हूँ सर, यहीं से। हाँ। मुझे बहुत खुशी होगी आप डायमंड सफायर बने, जल्द से जल्द बने और फिर डायमंड बने। अच्छा लगेगा सर, बहुत जल्द अच्छा लगेगा सर। मेरे पास अपना कुछ नहीं था सूर्य जी, मैंने दिल्ली में 4.5 करोड़ का मकान खरीदा। मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये 5 स्टार नुमा मेरे पास मकान है यहाँ पे। और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी कार कैश खरीदी थी, OD6। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। मेरे पास कई कारें रही हैं। उससे भी बड़ी बात है मेरे लिए, जो फक्र की बात है, मैं अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे पाया जो उनके सपने थे। आज मेरी बेटी डॉक्टर है और उसने ग्रेजुएट यहाँ से बनी, इंडिया से MBBS किया, US में अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अभी सुपर स्पेशलिटी कर। और फक्र की बात है कि वो कैंसर पे स्पेशल रिसर्च कर रही है और एशिया की पहली लड़की है। क्या बात है। और अपनी यूनिवर्सिटी को, सूर्या जी अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप कर रही है वो। क्या बात है, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। बेटे ने बीटेक यहाँ से करके गया मेरा और बेटा, और वहां पे जाके उसने MTech किया जो गूगल में सर्विस कर रहा है। ये FLP की बहुत बड़ी, मैं तो FLP का कर्जवान हूँ। एक एक बूंद मेरे शरीर में जो खून की है वो FLP की है, क्योंकि FLP ने मुझे वो सपने पूरे किए जो मेरे सपने थे, मेरे बच्चों के सपने भी पूरे। अक्सर लोग कहते हैं ना मार्केटिंग प्लान में, जब आपने देखा होगा नेटवर्किंग में क्या क्या ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, लग्जरी कार, बिग हाउस, बेटर एजुकेशन, चैरिटी, है ना, वो सारी टूर एंड ट्रेवल्स, रिलेशन, वो सब कुछ तो ले लिया मैंने। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मार्केटिंग नेटवर्किंग के बेनिफिट बताते ना लोग, वो सारे ले रखे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आपके जवाब से ही एक क्वेश्चन है मेरा। आप तो सर स्टेब्लिश हो गए, आपने तो जो सपने थे पूरे कर लिए। जो लोग दिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, फॉरेन टूर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छी गाड़ी आएगी, आपकी तो हो गई। पर आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए आप नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? सूर्या जी, पहले हम लोगों ने तो स्ट्रगल किया है, अभी तो बहुत बेहतर टाइम आ गया है नेटवर्किंग का। और दो चीजों का कॉम्बिनेशन है आपकी कंपनी। पहला हेल्थ और न्यूट्रिशन और दूसरा नेटवर्किंग। हेल्थ और न्यूट्रिशन, आज आप देखिए जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में हर कोई बेटर हेल्थ चाहता है, अपनी बेटर इम्यूनिटी चाहता है। आज कोई भी पूछ रहा था और बता रहा तो यही बता रहा है, ये गाढ़ा ले लो, ये फ्रूट खाओ, ये वेजिटेबल्स खाओ, डाइट प्रॉपर लो, अपनी एक्सरसाइज करो। तो आपके प्रोडक्ट तो उसके बादशाह हैं, आपके पास दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन है। तो आने वाले टाइम पे न्यूट्रिशन अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के अंदर, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी पहले से इंप्रूव हो रही है। लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट लेते हैं, और न्यूट्रिशन तो आज आपके प्रोडक्ट को लोग के मानते हैं, ढूंढते हैं लोग। आपको मैं बताऊं, हमें बताना पड़ता था ऐसे ऐसे एलोवेरा होता है, तो लोगों को समझाना मुश्किल होता था। आजकल लोग FLP से अनअवेयर नहीं है, हर कोई जानता है FLP के बारे में। आपका मतलब ये है कि ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है आने वाले समय में, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछ रहा था मैं आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो भविष्य रह गया अभी। हाँ जी, हाँ जी। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। राइट राइट। बहुत सारे बेरोजगार ऑलरेडी इंडिया में बैठे हैं, बहुत सारे रोज बेरोजगार अभी एड ऑन हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर आप टोटल नंबर लेंगे तो इंडिया में 27 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं आज इस टाइम पे। उनके पास, गवर्नमेंट के पास इतने जॉब नहीं हो रहे। दूसरी बात, लोग आज के टाइम पे, जैसे आज आप देखते हैं वर्क फ्रॉम होम लोग ढूंढ रहे हैं, और आप अपने काम को वर्क फ्रॉम होम इजीली कर सकते हैं। ऑनलाइन आप मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, आपके आने जाने का एक्सपेंडिचर भी नहीं है, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। प्रोडक्ट आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करिए, आप सामने वाले के घर पहुंच जाएंगे, राइट। ऑनलाइन आप बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप ज्वाइन करा सकते हो, सारा काम तो ऑनलाइन हो रहा है। तो आप तो इस सिनेरियो में आप ही तो हैं जो लोगों को रोजगार देंगे। लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी कंपनियों को जो एथिकल हो, जो प्रोडक्ट बेस हो, जो रियली पे करें, ऐसी कंपनियों को लोग ढूंढेंगे। और आपका ही तो समय, नेटवर्किंग का ही तो टाइम आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में तो एक पैसा लगाना नहीं, टोटल रिस्क फ्री है, राइट। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, मंथली फीस नहीं, नथिंग इज देयर। कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई आपको ट्रेनिंग स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है,
राइट। हर आदमी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप जहां हैं, जैसे हैं, जितना टाइम है उस हिसाब से आप FLP कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाला टाइम तो नेटवर्किंग का ही है। हाँ, नेटवर्किंग का तो आपने कह दिया भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है बहुत इस ब्राइट दुनिया फ्यूचर, में, भारत में भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बहुत ब्राइट। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य तो बहुत अच्छा है। अब आप अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को किस हिसाब से देखते हैं कि भारत में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का भारत में क्या भविष्य है? देखिए, कुछ और कंपनियां तो हैं ही, थोड़ा बहुत तो चुराएंगी, बाकी तो आप ही के पास आना है, क्योंकि एथिकल कंपनी, द बेस्ट कंपनी तो आप ही है। क्योंकि आपकी कंपनी एक एथिकल है, प्रोडक्ट बेस है, पे आउट अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, तो जाहिर सी बात है, लोग भटक भी रहे हैं, भटकते भी हैं, वो तो उनकी किस्मत में है, भटकना लगा हुआ है। लेकिन आप FLP कंपेरेबल नहीं है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। पूरी दुनिया में नहीं है, कंपेरेबल नहीं है आपकी कंपनी, राइट। सही समय पे सही कंपनी का चुनाव होना बहुत मायने रखता है, और FLP इज द राइट प्लेटफॉर्म। अकॉर्डिंग टू यू FLP इज द बेस्ट? द राइट प्लेटफॉर्म, द बेस्ट। बेस्ट, वेरी नाइस। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम फॉरएवर कर रहे हैं, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को हम आम लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और ध्यान रखें कि मैं ये करूं और क्या क्या ना करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं क्या? जी, डूज एंड डोंट डूज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। जाने अनजाने हम लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और बना बनाया नेटवर्क हमारा खराब हो जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मोटे तौर पे मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको एक अच्छी कंपनी चुनाव करने के बाद उस कंपनी के बारे में वो सब कुछ जानिए जो आपको जानने का हक है। वेरी नाइस। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, A to Z जानिए और थ्रोली जानिए। और ना केवल आपको जस्ट उसके में से गो थ्रू होना है, बल्कि आपके जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, उसका मार्केट में कौन कौन कंपटीटर है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपके प्रोडक्ट ही नहीं, उनका वर्किंग कैसा है, आपके बॉडी में जाके काम कैसे करते हैं, किस लेवल पे काम करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको देते हैं, और किस तरीके से उनके ईफ एंड बट टोटल आपको जानने चाहिए। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आपको अपनी मैनेजमेंट के बारे में भी पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि जिस परिवार के साथ आप जुड़ रहे हो, उस परिवार के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने वो साउंड और स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी सोच कैसी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर मार्केटिंग प्लान का तो नॉलेज लोग ले लेते हैं, सब्सिडी निकालना है, 11 तरह की इनकम है, ये बड़ा इजी है। लेकिन असली नॉलेज जो है ना नेटवर्किंग का, वो बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बारे में किताबें तो हैं आज मार्केट में, बहुत सारी किताबें आ गई हैं। देखिए, कंपनी क्या क्या सिखाएगी। कंपनी तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है, कंपनी अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में बता सकती है, कंपनी अपना कैसे काम करना ये बता सकती है। लेकिन आप एज ए लीडर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सामने वाले के पास जाके बैठते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक, whom to talk, when to talk, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, what to present, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, लोगों को नहीं होता। तो इसके लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का जिसको जितना ज्यादा नॉलेज है, वो उतना नेटवर्किंग में कामयाब है। वेरी नाइस। मेन देखिए, एलोवेरा जेल का तो वही नॉलेज है, चाहे आप 10 बार पढ़ लो, चाहे 50 बार पढ़ लो। ओमेगा 3 को कितनी बार पढ़ लो, वही नॉलेज रहेगा। लेकिन असली जो किताब पढ़नी है ना आपको, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर पढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया। मानव व्यवहार, राइट, उसका मानव विज्ञान, उसके बारे में जानिए। लोगों को किस तरीके से अपना बनाएं, लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करें, उनको बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो लोग अक्सर यहाँ पे मार खा जाते हैं। वो हाँ बेचना चाहते हैं, सामने वाला खरीदना नहीं चाहता।
नॉलेज प्रॉपर लेते नहीं है, और नॉलेज लिए बगैर बिलीफ लेवल उनके पास आता नहीं आता। कमजोर बिलीफ लेवल से 50% बिलीफ लेवल से 50% रिजल्ट आते हैं। डाउटफुल मत रहिए, एक बार पूरा नॉलेज लीजिए, अगर डाउट करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। नॉलेज जाइए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए, ताकि बिलीफ लेवल आपका 100% हो। 99% से आपका काम नहीं बनेगा। 100 का मतलब 100% आपको कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, आपने इन सब चीजों पे भरोसा करके चलना पड़ेगा। अपलाइन पे, है ना, सिस्टम पे। क्या नहीं करना, कभी भी अपने अपलाइन को इग्नोर मत करिए, बहुत बढ़िया। कभी भी। वो एक ऐसा व्यक्ति है, 1 मिनट के लिए आपका फादर हो सकता है, आपके बारे में नेगेटिव सोच ले एक पल भर के लिए, लेकिन वो कभी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता। हो सकता है आप ज्यादा नॉलेज वाले हों, लेकिन फिर भी वो आपसे पहले आया है। कभी भी बुराई मत करिए अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की, भूले से भी ना अपने डाउन लाइन को, ना अपने क्रॉस लाइन को बुराई। अगर कोई आपके मन में डाउट है तो अपने अपलाइन से बात करें। सभी की सभी मीटिंग्स में इवेंट्स को हाईलाइट करिए, उसको फायदा उठाइए उसका, और प्रमोट करिए। किसी को अप्रिशिएट करना है, प्रेज करना है तो सबके सामने, और कमी बतानी तो अकेले में चुपचाप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्सर हम कर देते हैं ऐसे। दूसरा, अपने प्रोडक्ट किसी भी क्रॉस लाइन को, डाउन लाइन को कभी भी मत सेल करिए। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन कॉमन सी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। राइट। अक्सर जो नेटवर्किंग में लोगों को डैमेज कर देती है, ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अब एक अंत में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे बहुत से FLPians बैठे हैं जो FLP बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई सलाह या मशवरा? सूर्या जी, क्योंकि वो FLPN है तो कंपनी का चुनाव तो कर चुके हैं। राइट। मैं एक ही बात कहूंगा, क्या आप 100% कंपनी पे भरोसा करते हैं? अपने आप से पूछिए, क्योंकि आप कामयाब नहीं हो पा रहे, या हो पा रहे हैं जिस भी लेवल पे हैं, वहां पे किसी और ने नहीं रोक रखा, आपने खुद को रोक रखा है। अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि किसी जगह पे जाके वो स्टेगनेट हो जाते हैं, वहां पे वो जाके फ्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग समय से ज्यादा वहां पे एक ही जगह पे रुके रहते हैं। अपने आप से पूछिए, नेटवर्किंग का एक फार्मूला है, गो वाइड, गो वाइड, गो फास्ट एंड गो वाइड। जितना जल्दी ग्रो करेंगे आप, एग्जाम्पल बनेंगे लोगों में, और आपकी सराउंडिंग के लोग देखेंगे और आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करेंगे। राइट, बहुत बढ़िया। गो फास्ट, पहला फार्मूला। दूसरा, गो वाइड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, मैक्सिमम लोगों को, लेकिन एप्रोप्रिएट लोगों को डालिए। रोजाना आपने करना क्या है? लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने बोला क्या करता है मेहनत? अरे जहां जाते हो लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, कोई इंटरेस्टेड होता है ज्वाइन करा, तो मेहनत क्या हुई है? बस नेचुरल सा काम है। गो वाइड, गो फास्ट। अपने आप से पूछिए सुबह शाम, क्या आप भरोसा करते हैं अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे? और अगर करते हैं तो क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? वेरी नाइस। रिस्क लेने को तैयार नहीं होते लोग। टारगेट बना के कोई काम ही नहीं करता। आपने टारगेट बनाइए, रिस्क लीजिए, भरोसा करिए, एंड गो वाइड, गो फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आज का सेशन रियली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे आशा मैं ये करता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, इन लोगों को भी बेहतरीन लगा होगा। रियली मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, जरा जोरदार क्लैपिंग वत्स जी के लिए। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे SV वत्स जी को। सवाल थे हमारे और जवाब थे SV वत्स जी के। SV वत्स जी ने कितनी खूबसूरती से सवालों के जवाब दिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कितनी खूबसूरती से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, हम लोग शुक्रगुजार हैं SV वत्स जी के, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए। तो दोस्तों, यहीं से हम लोग अब SV वत्स जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दोस्तों, अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे, एक अच्छे लीडर को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सबको मेरा यानी कि सूर्या सिन्हा का सलाम।